सो हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग टूल्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग की थ्योरी बेस के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। पिछले सेशन में हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझा। बेसिकली ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनका विकास उन मान्यताओं की वजह से हुआ जो उस समय के प्रचलित अकाउंटेंट्स ने अपना लिया, और जो मेजर अकाउंटेंट्स द्वारा अपनाए गए जो रूल्स थे या जो कॉन्सेप्ट्स थे वही बेसिकली क्या हुआ कि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूप में डेवलप हो गए। इसे खास बात ये भी रही कि इन्हीं प्रिंसिपल को AICPA, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उन्होंने भी इनको मान्यता दे दी कि ये ठीक है। बट अगेन कि समय के साथ साथ चीज़ें और फर्दर डेवलप होती चली गई और कुछ नए कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो इनको पढ़ने का मेन फ़ायदा क्या होता है कि जब आप जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं या फिर अगर आप आगे देखेंगे कि कोई भी एंट्री कैसे मूव ऑन हो रही है या किस तरीके से लिख रहे हैं हम या कौन से एक्सपेक्ट्स हैं, तो ये हमें ये बताती है कि हमें क्या चीज़ रिकॉर्ड करना है, अगेन किस तरीके से रिकॉर्ड करना है और आप उसको और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। हर कॉन्सेप्ट को डीप में जानना ज़रूरी है, बिकॉज हर कॉन्सेप्ट में जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपके प्रैक्टिकल्स के टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, दैट कि हम उसको ये भी देख पाएँ कि वो किस तरीके से अप्लाई होंगे। जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताते हैं कि हमें किस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करना है या कौन से रूल्स को फॉलो करना है। ये बेसिकली आपको अलग अलग रूल्स बताते हैं, अलग अलग एक दायरा बताते हैं जिसके अंदर ही आप अकाउंटिंग को कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेसिकली। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर हम देखें तो क्या होते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगेन बिजनेस और ओनर दो अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने देखी हुई है, तो इसी को लेके कॉन्सेप्ट है। उसी तरह मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या चीज़ कहता है कि आप हर चीज़ का मेजर मनी के रूप में करेंगे, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज है जो इसके कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आएगी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जब भी किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो ये मान के करेंगे कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहेगा, लॉन्ग टर्म तक काम करता रहेगा। अगेन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड को डिसाइड करने के लिए कहता है। तो अकाउंटिंग पीरियड में भी अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट है वो साल की बात करता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो हर 3 महीने बाद आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने यूजर्स को देना पड़ता है। उसी तरह कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कोई चीज़ है, उसी तरह डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट्स है, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है एंड कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी है। इसी तरह मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट के क्या मतलब होते हैं और अगेन कि इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे आने वाले चीज़ों पे। सबसे पहला आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी जब हम अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल करते हैं तो हम खुद को और बिजनेस को अलग अलग मानते हैं। और इसमें क्या होता है, हम खुद को क्या मानते हैं, बेसिकली बिजनेस मानते हैं। मतलब जब हम अकाउंटिंग प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं तो जो भी एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो ये उसको रिकॉर्ड करते समय एक असम्पशन मान लेते हैं कि हम खुद को एक बिजनेस मानते हैं, और इसके ओनर का जो बिजनेस है वो उसको भी हम अलग मानते हैं। मान लीजिए अगर ओनर है तो उसको हम बिजनेस से अलग मानेंगे, यानी बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। अगर ओनर बिजनेस में कोई पैसा लगाता है तो हम उसे बिजनेस के लिए क्या मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं, यानी कि वो बिजनेस की देनदारी है, उसे लौटाना पड़ेगा। अगर ओनर ने कोई भी एसेट या कैपिटल लगाई है तो अगेन वो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है कि बिजनेस उस एसेट को या उस पैसे को ओनर को बाद में रिटर्न करना ही पड़ेगा, और बिजनेस का ये फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा, फिर चाहे बिजनेस का पर्सनल एसेट ही क्यों न बेचना पड़े। इसी प्रकार जब बिजनेस ओनर जो होता है वो बिजनेस से कुछ पैसा लेता है, यानी अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अगेन ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि
ओनर ने पहले क्या किया, सबसे पहले पैसा लगा और किसी बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अगेन फिर उसको ज़रूरत पड़ी तो उसने देखा कि ये जो मैंने पैसा लगा तो दिया बिजनेस में, लेकिन मेरी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, मुझे कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे। तो उसने अगेन बिजनेस से कुछ कैश ले लिया। तो जब उसने कैश लिया तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग से क्या होता है कि बिजनेस की लायबिलिटी कम होती है, ऑफकोर्स उसका कैपिटल कम हो जाता है। उसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस में हमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के रूप में एक्सप्रेस किए जा सके। अगेन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम केवल उन्हीं एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं जो इकोनॉमिक नेचर की होती है, यानी जो मॉनेटरी नेचर की होती है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ना कि फिजिकल यूनिट के फॉर्म में। जैसे मान लो कि कोई शॉप है और वो चेयर का बिजनेस करती है, लाइक चेयर सेल्स करती है, तो उसने 20 चेयर्स को सेल की। अगेन हम 20 चेयर नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, उसकी सपोज कि एक चेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 20 चेयर की प्राइस होगी 2000 रुपीज़। तो जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उस टाइम में हम 20 चेयर ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, 2000 की चेयर सेल की। तो हमने क्या मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किया। जैसा कि आपने देखा होगा कि रुपीस की वैल्यू और प्राइस बढ़ता रहता है, पर अकाउंटिंग में हम किसी भी चीज को उस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे हमने परचेज किया था या सेल किया था, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट या हिस्टोरिकल प्राइस की यहाँ बात हो रही है। यानी प्राइस में चेंज होने का कोई भी इम्पैक्ट अकाउंट में शो नहीं होता। इसका रीजन क्या होता है, इसके पीछे एक रीजन है जो इसी कॉन्सेप्ट में छुपा है, जो आने वाले किसी कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट उसके बाद आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट मान के चलता है कि बिजनेस लंबे समय तक काम करता रहेगा। अगेन इसका मतलब क्या है कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम एक एजम्पशन मान के अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, और इससे हमें अपने बैलेंस शीट में एसेट को शो करने में हेल्प मिलती है। एसेट को हम बंडल ऑफ सर्विसेज भी कहते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि एक बार इसे परचेज करने के बाद हम इसे कई सालों तक यूज करते हैं। सपोज हमने एक मशीनरी खरीदा जिसकी एस्टिमेट लाइफ हमने 5 ईयर मानी, तो इस कॉन्सेप्ट को मानते हुए हम केवल उतनी ही वैल्यू मशीनरी की रिवेन्यू पर चार्ज करेंगे उस पर्टिकुलर ईयर में जितनी कि हमने एक साल में उसे यूज किया, जो कि होगी 10,000 रुपीज। अब हर साल अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो क्या होता कि हम उसी साल पूरी वैल्यू उसकी शो करते, तो उससे क्या होता कि रेवेन्यू बहुत घट जाता, तो बहुत पॉसिबिलिटी थी कि हम लॉस को शो कर रहे होते। लेकिन क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है और हम उसको डिवाइड कर देते नंबर ऑफ ईयर से, एस्टिमेट लाइफ से उसकी प्राइस को, सो उससे क्या होता है कि हम उसकी जो कॉस्ट, हम सही प्रॉफिट और सही रेवेन्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका ऑब्वियसली बेनिफिट भी हम कई सालों तक लेते रहेंगे। उसी तरह अगला आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि वो टाइम पीरियड जिसके बाद हम किसी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हम क्या देख सके, हम उसकी एसेट एंड लायबिलिटी की क्या पोजीशन है और बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चीज देख सके। लेकिन यूजर को तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही एक फिक्स इंटरवल के बाद ही फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए। जनरली वो क्या होता है, हर साल। सो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, एक साल भर बाद होता है। कितना होता है, बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रखा जाता है। और ये आपका कंपनी एक्ट 2013 और 13 एंड इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट को एनुअली बनाना जरूरी है। तो अगेन ये भी वही चीज कहता है कि साल में एक बार बनना जरूरी है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि इंटरिम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना भी जरूरी हो जाता है। लेट सपोज कि अगर आपकी कंपनी कोई पार्टनर रिटायर हो गया, तो उस केस में आपको 12 महीने से पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी कंपनीज का शेयर लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हें हर 3 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही पड़ता है। सो अगेन यहाँ पे एक चीज निकल के आई कि इंटरिम अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होता है। तो जब अकाउंटिंग ईयर आपने माना हुआ है, तो अकाउंटिंग ईयर पूरा होने से पहले बीच में अगर आप कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसे हम इंटरिम अकाउंटिंग स्टेटमेंट कहते हैं, जो बेसिकली कब बनता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या अगेन चांसेस है।
उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी एसेट को बुक ऑफ अकाउंट में परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यानी इसमें सभी कॉस्ट आते हैं, जैसे एक्विजिशन की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट या उसे बनाने वाली कॉस्ट। अगेन ये कहता है कि जब भी आप कॉस्टिंग करेंगे किसी भी चीज़ की, अगर आप कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए आपने कोई टीवी खरीदी, ओके, अब आपने टीवी खरीदी लेकिन उसको लगवाने के लिए जो पर्सन आ रहा है वो 500 अलग से चार्ज कर रहा है। तो जो परचेज प्राइस है वो क्या होगा, टीवी की प्राइस प्लस जो लगाने आ रहा है उसकी प्राइस। अगेन अगर उसको लाने के लिए आपको कोई व्हीकल करना पड़ रहा है, मान लो 1000 रुपये उसमें भी लग रहे हैं, तो वो भी आप उसमें जोड़ देंगे। तो यानी परचेज प्राइस में अब क्या क्या जुड़ जाएगा, एक तो टीवी की कॉस्ट जुड़ जाएगी, सेकेंडली जो ट्रांसपोर्टेशन आप अपनी जेब से खर्च करें वो, और थर्ड जो उसको फिक्स कराने के लिए जो आपका इंजीनियर आ रहा है जो आप उसको पे करें वो तीनों जोड़ के उसकी परचेज प्राइस डिसाइड होगी और वही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। ये कॉन्सेप्ट के कारण हम केवल अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी अगर फ्यूचर में उस सामान का प्राइस बढ़ भी जाए तो भी हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे लेट्स सपोज आपने कोई बिल्डिंग खरीदी और बाद में उसका मार्केट प्राइस बढ़ गया, तो भी हम उसी प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे जितने प्राइस पर हमने उसे खरीदा था। सो इट्स अ गुड एग्जांपल कि अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करने की वजह से क्या होता है, अकाउंटिंग में एक लिमिटेशन आती है कि अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस का सही वर्थ शो नहीं करता। यानी जब हिस्टोरिकल कॉस्ट कम होती है तो मार्केट प्राइस से, तो इसके डिफरेंस के कारण क्या होता है, बिजनेस को हिडन प्रॉफिट भी होता है। उसके बाद आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या करता है, कहता है ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन है। यानी इस कॉन्सेप्ट के बेस पर सभी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बने हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट जरूर होते हैं। अगेन अगर आपने मेरा पिछला सेशन देखा है तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था लूका पैकोलिस को। उन्होंने क्या कहा था कि हर ट्रांजैक्शन में दो चीज होती है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होगा। अगर कोई चीज ली जाएगी तो कोई क्रेडिटर भी जरूर होगा। तो यही डुअल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। लेट्स सपोज कोई पर्सन ए है, उसने एक बिजनेस शुरू किया और उसने कितना इन्वेस्ट किया, ₹1 लाख इन्वेस्ट किया। तो यहाँ दो चीजें हुई, एक क्या हुआ, एक तो बिजनेस को कैश रिसीव हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, क्योंकि बिजनेस पर्सन ए ने बिजनेस में पैसा शुरू किया है, तो पर्सन ए क्या हुआ, ओनर हुआ। अगेन ओनर जो पैसा लाता है बिजनेस में, वो पैसा बिजनेस फ्यूचर में पर्सन ए को जरूर लौटाएगा। तो वो क्या होगा, एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कैपिटल रेज हुआ। यानी एक ही ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट आए, दैट इज कैश एंड कैपिटल। और इसी तरह का डुअल इफेक्ट बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये डुअलिटी प्रिंसिपल से ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनी है, जिसमें क्या कहते हैं हम, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो कंपनी की एसेट हमेशा उसकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस में आपने 5 लाख रुपए से इन्वेस्ट किया है, अब आपने इन्वेस्ट किया तो उसमें आप सामान खरीदेंगे, तो जो भी सामान खरीदेंगे अगर मैं उसको वैल्यूएशन कर दूं तो ऑब्वियसली वो उतना ही पैसा होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी हो गई। तो वही चीज डुअलिटी प्रिंसिपल की ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनी। अब यहाँ एसेट का मतलब क्या है, कंपनी की अपनी संपत्ति, ऑफ कोर्स जो भी चीजें कंपनी में यूज की जा रही हैं। लायबिलिटी कहता है कि कंपनी ने मान लीजिए अगर किसी आउटसाइडर से उधार लिया हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। इसे क्रेडिटर्स इक्विटी भी कहते हैं। और कैपिटल क्या है, कैपिटल है जो ओनर ने कंपनी में पैसा लगाया, जिसके प्रति कंपनी की देनदारी है, इसे हम ओनर्स की इक्विटी भी कहते हैं। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिकॉग्निशन को यहाँ रियलाइजेशन भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो कंपनी को मिल जाएगा। यहाँ दो टर्म है, एक रेवेन्यू है और दूसरा क्या है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। तो इनका क्या मतलब होता है देखते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब कैश कंपनी में आए तो ये दो तरीके से आएगा। पहला क्या तरीका होगा
कि मान लो कंपनी ने अपनी कोई गुड एंड सर्विसेज को मार्केट में ले जाके बेच दिया, तो बेचने के बाद उसको रिटर्न में क्या मिलता है? कैश मिलता है। उसी तरह क्या हुआ कि कंपनी या फिर कंपनी का रिसोर्स यानी पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट किया जाए, जिससे उसे इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर डिविडेंड के रूप में जब पैसा मिलता है, तो उससे भी कंपनी को क्या होता है? रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू रियलाइज्ड का मतलब होता है कि जब कंपनी को रेवेन्यू रिसीव करने का लीगल राइट मिल जाए, तब हम मान ले कि रेवेन्यू मिल गया है। इसी वजह से क्रेडिट सेल को भी हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब हम गुड बेच देते हैं यानी गुड ट्रांसफर कर देते हैं, तभी हमें यह एक अश्योरिटी हो जाती है कि जब हमने गुड दे दिया है तो डेफिनेटली अब हमें उनसे पैसा रिसीव होगा ही। पर इस कॉन्सेप्ट के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो काम तो कई सालों तक होगा, तो उस केस में जितना काम अकाउंटिंग पीरियड में पूरा हुआ है उतना काम का ही हम रेवेन्यू रियलाइज्ड मानते हैं। उसी तरह अगर गुड को किराए पर दिया गया तो जितना किराया उस अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव हुआ उतना ही हम रेवेन्यू रियलाइज्ड मानेंगे। उसके बाद आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर हमें कंपनी का प्रॉफिट या लॉस पता करना है तो हमें उस पीरियड के एक्सपेंसेस को उस पीरियड के इनकम से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है, यानी सेम टाइम पीरियड के रेवेन्यू और एक्सपेंस को हमें हमेशा मैच करना है, ताकि हमें पता चल सके कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर अगेन लॉस हो रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि रेवेन्यू को हम तभी रिकॉर्ड कर रहे थे जब गुड सेल हो रहा था, भले ही उसका पेमेंट हमें बाद में मिला हो। ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स की यहाँ बात हो, क्रेडिट सेल को हम लोग लिख रहे थे। उसी तरह जब आप कोई सामान प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज कर लिया जाता है, तब हम तभी उस एक्सपेंस मान लेते हैं, यानी एक्सपेंस रियलाइज हो जाता है, भले ही उसका पेमेंट बाद में ही क्यों ना करें। यानी अगर हमने कोई उधार पे कोई सामान लिया और उसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो तभी हम मान लेंगे कि ये हमारा एक्सपेंस है, भले ही उसको खरीदने का जो पैसा है वो हम बाद में पे कर रहे हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी रेवेन्यू को हम एक अकाउंटिंग ईयर में अर्न की गई हो, भले ही वो उस साल रिसीव हो या ना हुई हो। और उसी तरह मान लो कोई एक्सपेंस भी हुआ हो जिसे हम बाद में पे करें, पर दोनों को ही इस अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि सही फिगर पता चल सके कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। उसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से जुड़े सभी फैक्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना चाहिए, जिसके लिए हमें फुटनोट भी यूज करेंगे। यानी या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर दीजिए, या अगेन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, फुटनोट का भी इस्तेमाल कर सके, ताकि इसके यूजर सही प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस का पता लगा के सही डिसीजन ले सके। यानी आपको सारे फैक्ट्स को क्लियर करना है, बताना है। किसको बताना है? अपने यूजर्स को। इस कॉन्सेप्ट के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में हमें क्या मिला? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट देता है, जिसी के अकॉर्डिंग हर कंपनी क्या कहती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती है। अगेन अगला कॉन्सेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर हमें इंटर फर्म या इंटर पीरियड कंपैरिजन करना है, यानी या तो हमें दूसरे फर्म के साथ या अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस से अपने करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, तो जरूरी है कि एक कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी का अपनाना पड़ेगा। यानी एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप अपनाएंगे तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे, फिर चाहे आप पिछले ईयर से करिए या दूसरी फर्म के साथ करिए। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को आप नहीं बदल सकते, यानी हम इसे बदल सकते हैं, लेकिन हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो सभी हमें किस में बतानी पड़ेगी? वो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बताना पड़ेगा कि हमने कौन से चेंजेस किए हैं और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म को हम
प्रूडेंसेंस भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी की इनकम बहुत ज़्यादा शो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि कंपनी को अपने कैपिटल से बहुत ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ जाएगा, और प्रॉफिट को तब तक ना दिखाएं जब तक वो कंपनी को मिल ना जाए। इससे अच्छा लॉस दिखाएं, भले ही ये लॉस अभी ना हुआ हो पर इसके होने की संभावना हो। यानी कोशिश करना है कि प्रॉफिट हमें शो नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट शो किया तो क्या होगा, हमें डिविडेंड के रूप में कैपिटल देना पड़ जाएगा, जो अगेन हमारे लिए सही नहीं है। अगर मार्केट प्राइस में कोई बदलाव हो रहा है तो इसके होने से किसी फिक्स एसेट से प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे क्या करते हैं इसे हम हिडन प्रॉफिट्स में सीक्रेट रिजर्व में शो कर देते हैं। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई केवल उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए जो मटेरियल फैक्ट हो। अब एक क्वेश्चन और आता है, ये मटेरियल क्या होता है? तो किसी भी फैक्ट का मटेरियलिटी इस बात पर निर्भर करता है कि उसका नेचर और उसका अमाउंट कितना है। कोई भी फैक्ट तब मटेरियल फैक्ट माना जाएगा जब वो इस तरह का नॉलेज देता है कि जो यूजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनका डिसीजन प्रभावित कर सके। इस तरह की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी जानी चाहिए, जिसके लिए एक फुटनोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम एक ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यानी किसी भी तरह की बिजनेस नहीं होनी चाहिए, यानी हर ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट और वाउचर का होना बहुत ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हुआ कि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यानी क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो अगेन आपको एक इनवॉइस मिलती है। सो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर नहीं होगा, फ्यूचर बेसिस पे होगा, तो अगेन उसके सपोर्ट में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं रहेंगे। इसी वजह से अकाउंटिंग को कब किस टाइम पीरियड को लेते हैं, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेते हैं। सो होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगेन जब आप जर्नल की तरफ जाएंगे या फर्दर जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे इन चीज़ों को, सो ये सारी ही चीज़ें आपको प्रैक्टिकल्स में दिखाई देंगी, क्योंकि अगेन ये वो रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड रेगुलेशंस है जो हर अकाउंटिंग में हर जगह फॉलो होते हैं, फिर चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर किसी सब्जेक्ट में हो या कहीं पे भी हो। सो होप आपको